नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस में खींचतान बढ़ती जा रही है। राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान के प्रमुख हरीश रावत पार्टी आलाकमान के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने के फैसले पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं चूक रही हैं। वो उत्तराखंड चुनाव से पहले पार्टी का चेहरा घोषित करने के हिमायती हैं, जबकि कांग्रेस हाईकमान साफ कर चुका है कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान संभाल रहे हैं और पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी टीस गाहे बगाहे निकल रही है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस चुनाव में पार्टी का चेहरा घोषित करे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पार्टी के लोगों पर आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के ही कुछ लोग उनको सीएम के रूप में देखना नहीं चाहते। इस बयान से सियासी गलियारों में फिर से भूचाल आ गया है। तो वहीं हरदा के बयान पर कांग्रेस के महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने ये बताया कि हरीश रावत सिर्फ कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता नहीं है, बल्कि सभी दलों में से सबसे वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे जो बात उन्होंने कही है वो विचार करने योग्य है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि राहुल गांधी की रैली के बाद कांग्रेस में गुटबाजी फिर से चरम पर आ गई है। देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं और प्रदेश में भी पक्ष और विपक्ष को अगर आप देख लें, दोनों पक्षों में अगर मिला के देखें तो हरीश रावत जी ही वरिष्ठतम नेता हैं। उनका राजनीति में बहुत लंबा अनुभव है। अगर कोई बात उन्होंने कही है तो निश्चित रूप से वो बात उनकी विचारणीय बात है। और अब किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है, क्यों कही है, क्योंकि वो तो ज्यादा तो वही बता सकते हैं। राहुल जी की रैली के बाद कांग्रेस में फिर से एक गुटबाजी चरम पर आ गई है, क्योंकि जिस तरह से उनके प्रभारी जी ने कहा कि राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, हरीश रावत जी ने बहुत पहले से मोदी जी के उस वाक्य को दोहरा रहे हैं कि वोकल और लोकल, यानी वो ये चाहते हैं कि भाई मुझे मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया जाए और मैं प्रदेश की आवाज बन के आगे बढ़ूं। लेकिन आज पुनः उन्होंने फिर इस बात को प्रदर्शित किया है कि 2014 से लेकर के 2017 तक जो मेरी पार्टी के अंदर मुझे कमजोर कर रही थी जो शक्तियां, वो शक्तियां फिर मुझे कमजोर कर रही हैं। बल्कि उन्होंने आज परिवार का भी जिक्र किया है कि मेरे परिवार को भी कहीं आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो इससे ये बहुत साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस के अंदर बहुत जबरदस्त गुटबाजी है। देखिए, हरीश रावत जी, मथुरा दत्त जोशी को भी आपने सुना, सुरेश जोशी को भी आपने सुना। दोनों ही पार्टी के नेता अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हरीश रावत ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले पार्टी चेहरा घोषित करे, मगर आलाकमान ये चाहता है कि सभी लोग सहयोग करें और कांग्रेस पार्टी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन हरीश रावत का दर्द छलकता हुआ समय समय पर नजर जरूर आने लगा है। अब सवाल यह है, क्या गुटबाजी से आलाकमान बचना चाह रहा है, इसलिए कोई चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा है? चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता सुरेश जोशी जुड़ गए हैं। सुरेश जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। और पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान हम सुन रहे हैं, उन पर बीजेपी का रिएक्शन क्या है? आपका रिएक्शन उस पर क्या है, सुरेश जी? सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए अगर आप म्यूट हैं तो। बहुत जल्दी जो है जी, राज्य में चुनाव की तिथियां घोषित होनी है। सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के चयन में, अपने अपने पार्टियों के प्रचार में लगे हैं जी। लेकिन ऐसे समय पर लगातार एक के बाद एक फेसबुक पेज पे हरीश रावत जी की जो वेदना है, उनके अंतरात्मा की जो आवाज है, वो बार बार लिख करके ये प्रदर्शित करती है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छी स्थिति परिस्थिति नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने आज लिखा है कि राजनीति में हर राह पर फिसलन है और मुझे फिसलन से भी उत्तराखंड में बचना है और मुझे मेरी जो फिसलन है उस फिसलन के लिए मेरे घर के अंदर के लोग भी जिम्मेदार है, ऐसा उन्होंने एक वाक्य लिखा है। कल की फेसबुक में उन्होंने लिखा था
कि लोग तो मुझे चाहते हैं, मेरे परिवार को चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ फिर 2014 से लेकर 2017 तक की परिस्थितियां सामने आ रही हैं। जी। देखिए, इससे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि आज के दिन जब चुनाव बिल्कुल बहुत नजदीक है, एक पार्टी के वरिष्ठ नेता के द्वारा इस तरह से फेसबुक रोज लिखी जा रही है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई बहुत बड़ी दिक्कत और बहुत बड़ी फूट की आशंका कांग्रेस के अंदर है। या तो कांग्रेस ने यह मन बना लिया है कि हरीश रावत जी उनका चेहरा नहीं होंगे, इसलिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स करके चेहरा बनना चाहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि हरीश रावत जी अपने आप को मतलब जिस तरह से अभी माहौल है, वो जो उनका विपक्ष का ग्रुप है उसको कमजोर करना चाहते हैं, उसको ये बतलाना चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर मेरी ये अहमियत है। तो ये ऐसे विषय सामने आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एक घोर संकट राज्य के अंदर कांग्रेस के अंदर बना हुआ है। और ये कोई हम लोग नहीं कह रहे हैं, तो कांग्रेस का अपना इंटरनल मामला है। लेकिन जब ये पब्लिक डोमेन में ये चीजें आ रही हैं और पब्लिक के बीच में इन पर चर्चा वार्ता हो रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि भाई आपके चैनल ने भी इस डिबेट को आज चलाया होगा, क्योंकि एक कल से बहुत ज्यादा इन विषयों की चर्चा है। कल और आज जो 2 दिन में उन्होंने अपनी फेसबुक पर डाला है, तो इससे मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक भी नहीं है। और हरीश रावत जी की एक वेदना जो है वो बाहर इसलिए आ रही है कि उनको लग रहा है कि भाई मेरे साथ पार्टी के अंदर न्याय नहीं हो रहा है। वो जिस तरह से चाहते हैं कि प्रदेश की मुझे चुनाव संचालन समिति का अगर दायित्व दिया गया है तो संपूर्ण चुनाव मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इक्वलेंट उनके एक एक दो हेलीकॉप्टर साथ में ले जाकर के सभी नेताओं को उतार रही है और कांग्रेस पार्टी सामूहिकता की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तो ये तमाम विषय मुझे लगता है कि हरीश रावत जी को कहीं न कहीं खटक रहे। ठीक है, डॉक्टर प्रतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, आपका स्वागत है। अब मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें कि पार्टी के भीतर से जो आवाजें निकलकर सामने आ रही हैं और बीजेपी ये कह रही है कि ये गुटबाजी को रोकने के लिए आलाकमान कोई चेहरा घोषित नहीं कर रहा है, क्या यही सच्चाई है या फिर पर्दे के पीछे बात कुछ और है? प्रतिमा जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और लोकतंत्र है और हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी भी है। शायद इसीलिए जब व्यक्ति के मन में कोई बात होती है तो वो सार्वजनिक तौर पर उसको कहने का कार्य करता है और आलाकमान तक पहुँचाने का कार्य करता है। जी। अब आपने ये जो बात कही, क्या गुटबाजी की वजह से आलाकमान जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी का कभी ये इतिहास ही नहीं रहा कि हमने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा हो, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से घोषित करना एक तरीके से असंवैधानिक भी होता है, क्योंकि संविधान हमें ये कहता है और बताता है कि जो विधायक दल का नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो पहले विधायक चुन के आएंगे, विधायक अपने नेता को चुनेंगे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो एक तो ये असंवैधानिक है और दूसरा ये हमारा इतिहास नहीं है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, मुझे लगता है उसे दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रचंड बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत दिया था प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद क्या हुआ? आप एक मुख्यमंत्री ऐसा तय नहीं कर पाए कि वो 5 साल सरकार चला सके। आपने प्रचंड बहुमत के होते हुए भी 3 मुख्यमंत्री प्रदेश को देने का कार्य किया, तो ये नुकसान किसका हुआ? वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपने प्रदेश में क्रिएट की, उससे किसको नुकसान हुआ? उससे कांग्रेस पार्टी को नहीं नुकसान हुआ, उससे प्रदेश की जनता को नुकसान हुआ। हमें तो फायदा ही हुआ है, क्योंकि आप जिस तरीके से अंदरूनी कलह से और अंतर विरोध से जो है भरपूर है, वो अब जनता के सामने आ गया। और एक तो छोड़िए, एक मुख्यमंत्री बदले हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए कि दूसरा भी आपने बना दिया। और अगर वक्त रहता तो मुझे लगता है जिस तरीके से गणेश जोशी जी ने मसूरी में एक प्रोग्राम में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, जो मुझे लगता है कि अगर 2-3 महीने चुनाव को होते तो शायद एक इस प्रदेश को चौथा मुख्यमंत्री भी जरूर मिल जाता। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना घर संभालिए, क्योंकि आपके घर में कितने गुट हैं ये अब जनता के समक्ष है। जिस तरीके से आपके खुद के नेता आपके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, अभी इनके खुद के मंत्री ये कहते नजर आए थे कि पुष्कर धामी जी ने जब से सत्ता संभाली है तब से अवैध खनन जो है वो बढ़ गया है। तो इस तरीके की बातें आपके खुद के जो है मंत्री कह रहे हैं। अभी इनके विधायक ने जो
भारतीय जनता पार्टी का टिकट हमें नहीं लड़ना। तो आपने जनता के लिए कुछ किया नहीं है। अब आप अपने घर में अगर मुझे लगता है थोड़ा ध्यान दे देंगे और जनता की तरफ जो समय बचा है उसमें थोड़ा ध्यान दे देंगे तो शायद 1-2 सीटें सिक्योर कर ले। ठीक है, तो मुझे लगता है सुपड़ा साहब 2022 में आपका ठीक है। इसका जवाब मैं सुरेश जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता उमा सिसोदिया। उमा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बीजेपी ये कह रही है कि ये कांग्रेस की गुटबाजी को रोकने के लिए आलाकमान चेहरा घोषित नहीं कर रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उत्तराखंड में। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि साहब हम तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही चल रहे हैं कि जब विधायक चुने जाएंगे तभी तो विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आप लोगों को इसके पीछे क्या कुछ कहानी नजर आ रही है उमा जी? देखिए, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जो है संविधान की बात ना ही करे तो बहुत बेहतर है। आपातकाल जो देश ने झेला लगभग 2.5 साल, वो पूरे देश ने देखा है और किस तरह से संविधान की धज्जियां कांग्रेस ने उठाई है वो पूरे देश को पता है। और आपातकाल का जो कलंक कांग्रेस के ऊपर लगा हुआ है उसको कांग्रेस कितना भी धोए वो नहीं धो सकता, इसलिए कांग्रेस संविधान की बात ना करे। और रही बात ये कि अब तक कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया, तो ये बात तो बीजेपी को भी नहीं कहनी चाहिए क्योंकि उनका खुद का मुख्यमंत्री चेहरा अभी तक घोषित नहीं हुआ। तो जब आपका चेहरा घोषित नहीं हुआ तो आप दूसरे पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? तो यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक ही तराजू पर खड़ी हुई नजर आती है कि दोनों के अंदर इतनी कलह और इतनी गुटबाजी है कि किसी एक मुख्यमंत्री को फेस बनाने में जो पार्टी के जो बड़े और कद्दावर नेता इनकी पार्टी के हैं वो एक जगह एक स्थल पर आ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा कारण है, ना कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री चेहरा बना पा रही है, ना बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर पा रही है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में है कि वो किसी एक व्यक्ति को आगे नहीं आने देना चाहती। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई हैं इनको भी अपने मुख्यमंत्री कौन होंगे उनके बारे में बता देना चाहिए। और उनको तो फुर्सत नहीं है अभी अपने मुख्यमंत्री चेंज करने की, तो अगला मुख्यमंत्री कैसे बताए उनको यही नहीं समझ में आ रहा। तो इसलिए वो धामी जी को लेकर जब तक चल सकते हैं तब तक चल रहे हैं कि भाई ठीक है धामी जी युवा मुख्यमंत्री, लेकिन उसको चेहरा बनाएंगे 2022 में, ये अब तक बीजेपी ने क्लियर नहीं किया। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के बीच में तो आपसी गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे को ही मतलब उनको हराने के लिए किसी विपक्ष की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस हारने के लिए अपने आप में ही काफी है। ठीक है, सुरेश जोशी साहब, बीजेपी का स्टैंड क्या है चेहरे पर? देखिए, मैं दोनों बहनों को मैंने सुना। पहली बात तो यह है कि हम लोग सरकार में हैं, सरकार चला रहे हैं और सरकार जो हमने 5 साल चला रखी है, हमने विजय संकल्प यात्रा अपनी प्रारंभ की है, एक एक विषय को जनता के बीच में रख रहे हैं। जहां तक मुख्यमंत्री वाला सवाल है, हमारे पास तो स्वयं अभी आज मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर जी जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आपने जिस विषय पर ये चर्चा शुरू की थी प्रारंभ में, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था, देखिए फेसबुक पे जो है दोनों पोस्टें हैं, माननीय हरीश रावत जी ने डाली, हमने तो डाली नहीं। और वो पब्लिक डोमेन में जब आ गई तो अगर कोई भी व्यक्ति, हरीश रावत जी जैसा नेता या कोई विधायक सांसद भी अगर हो तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो उस पर पब्लिक को चर्चा करने का और आपको बहस उसकी करवाने का अधिकार है। इसलिए कोई हम अपने घर से किसी विषय को लेके नहीं आए हैं। लेकिन आशंका इसलिए इस तरह की व्यक्त की जा रही है कि खुद हरीश रावत जी ने एक बार नहीं अनेकों बार अपने हाईकमान से अपील की है कि मुझे पहले मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया जाए तब मैं स्टेट पर चुनाव लड़ाऊंगा। तो ये तो हरीश रावत जी को समझना चाहिए कि हमारी पार्टी मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं करती है। हमारी पार्टी के अंदर जो है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड बनता है, विधायक चुने जाते हैं, वो तय करते हैं। ये सब बातें उनको तय करनी चाहिए, उनका विषय है। और वो तो बहुत सीनियर नेता हैं। जब हम लोगों ने राजनीति शुरू किया, हम तो बहुत छोटे बच्चे थे, तब वो सांसद बन गए थे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये निश्चित तौर पर हरीश रावत जी देखिए 12 चुनाव लड़ चुके हैं। 12 में से उन्होंने 10 पार्लियामेंट के चुनाव लड़े, जिसमें से वो 4 जीते और 6 हारे। और 2 उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े, 1 जीते 1 हारे। तो इसलिए 12 चुनाव जिस व्यक्ति ने 1980 से लेके आज तक वो चुनाव लड़ रहे हैं। यानी बहुत कम लोग होंगे देश की राजनीति में जिन्होंने 12 चुनाव लड़े होंगे। तो उनका जो अनुभव है, जो आज उन्होंने लिखा है कि उन्होंने फिसलन शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने 2014 और 17 के उन शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने मेरे परिवार को नहीं बढ़ने दिया जा रहा है इस शब्द का प्रयोग किया है। ये कहां पर भारतीय जनता पार्टी पर इस पर आग का दोषारोपण करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए इस सारे प्रकरण को देखते हुए कहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस पंजाब की राह पर न चले। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वाले रोल पे राहुल जी ना आ जाए।
मुझे ऐसा संकेत इस पर दिख रहा है जिस तरह से वो लिख रहे हैं। अब हो सकता है कि कल के दिन वो सुबह क्या लिखेंगे, क्योंकि आज मुझे एक सूचना ये भी मिली है कि कांग्रेस के बहुत बड़े कई नेता दिल्ली भी चले गए हैं। ठीक है, तो ये उनका आपसी मामला है, लेकिन मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन की चीजें हैं। अगर कोई भी नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आप पार्टी का हो, अगर वो पब्लिक डोमेन में काम करता है तो हम सब लोग जो है एक मर्यादा के तहत उन बातों की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिमा सिंह जी, क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के झंडे पर प्रचार करने में हरीश रावत को, और क्यों इस तरीके की बातें अब सामने आ रही हैं? क्योंकि चुनाव को ज्यादा वक्त बचा नहीं है, और अगर पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता इस तरीके की बातें करेंगे तो बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? प्रतिमा जी, देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं में किसी भी बात का कोई गलत असर नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता और हम सब लोग ये बात जानते हैं कि भाई वरिष्ठ नेता है, अपने मन की बात कह रहे हैं, आला कमान तक पहुंची है, अब वो जो भी फैसला होगा वो लेंगे। दूसरी बात, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका जो उत्साह है वो बहुत बढ़ा हुआ है। जिस तरीके से 16 दिसंबर की राहुल गांधी जी की रैली आपने देखी, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस का जो हुजूम था कि आप समझिए पूरा ग्राउंड पैक था। उसके बाद बाहर सड़कों पे भी लोग खड़े थे, और कई बसेस तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून के अंदर भी नहीं आने दी, तो आप समझिए वो बसें भी आ जाती तो इस देहरादून में किस तरीके से एक पैक्ड होने की स्थिति आ जाती। ये दर्शाता है कि जनता अपना मन बना चुकी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी। अब मैं आपको ये कम्युनिकेशन गैप आला कमान और हरीश रावत जी के बीच में है क्या? प्रतिमा जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे 10 सेकंड कंप्लीट कर लेने दीजिए, और मैं आपको ये चैनल के माध्यम से देवभूमि की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि चुनाव जब हम जीतेंगे, इस रण पे विजय पाएंगे, तो एक मुख्यमंत्री आपको ऐसा देंगे जो 5 साल आपकी सेवा करेगा, ना कि ऐसा कि जिसे हमें हर दूसरे साल या चौथे साल के बाद हर तीसरे महीने बदलने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, अभी हमारे बड़े भाई ने बोला कि विजय संकल्प यात्रा जो हम निकाल रहे हैं, विजय संकल्प यात्रा की स्थिति जो थी वो आपके भी समक्ष होगी कि जेपी नड्डा जी रोड शो कर रहे थे, उनके रोड शो में लोगों की भीड़ की स्थिति जो उन्होंने देखी तो उल्टे पांव ठीक है, लेकिन प्रतिमा जी, तो ये दर्शा रहा है। मुझे बताइए ना कि कोई कम्युनिकेशन गैप है क्या आला कमान और हरीश रावत के बीच में, जो हरीश रावत समझ नहीं पा रहे हैं आला कमान की भावना क्या है, किस तरीके से आला कमान उत्तराखंड में काम कर रहा है चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए वो एक बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, और हम सब उनका सम्मान करते हैं। ऐसा कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। उन्हें तो और अच्छे से कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, वरिष्ठ नेता की बात को तो सुनना चाहिए पार्टी को, और अगर ऐसी कोई बात है और अगर पार्टी उनकी बात नहीं मान रही है तो उनको कम से कम समझाना चाहिए। खैर, सिसोदिया जी, उमा सिसोदिया जी, आला कमान तक पहुंचाने का यही जरिया मिला तो उस जरिया का उपयोग कर रहे हैं। मैंने अभी कहा अभिव्यक्ति की आजादी है, तो वो चलिए ठीक है। उमा सिसोदिया जी, क्या कोई गुटबाजी वाली स्थिति उत्तराखंड में आप देख रही हैं, और क्या इस बार चुनाव इतना ऐतिहासिक होने जा रहा है कि इतनी जद्दोजहद खुद नेता भी अपने स्तर पर कर रहे हैं? उमा जी, देखिए, कांग्रेस या बीजेपी की जो अंदरूनी लड़ाई है उसमें मुझे कुछ बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये इनके पार्टी का विषय है। ये किसी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करते हैं नहीं करते हैं, इनकी पार्टी का अपना मैटर है। जनता है वो सब समझ रही है कि आम आदमी पार्टी कितनी एकजुटता के साथ कर्नल कोठियाल के पीछे लामबंद होकर खड़ी हो चुकी है, और कर्नल कोठियाल को हमने अपने मुख्यमंत्री दे दिया था ये कह के कि प्रतिमा जी प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोला। जी, मैं कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कर्नल कोठियाल को फेस बनाकर उसके पीछे लामबंद होकर खड़ी हुई है, और हम लोग 2022 के जो चुनाव है, हमारा पहला विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो लोकल कार्यकर्ता, उत्तराखंड के कार्यकर्ता हैं वो भी, और दिल्ली से जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इस समय कहते हैं उत्साहित है। अभी आज हमने अपना कैंपेन लॉन्च किया है कि 24 तारीख से 24 दिसंबर से हम महिलाओं का जो 1000 रुपए का जो गारंटी कार्ड है उसको लेकर हम एक एक महिला के पास जाएंगे, और उसको उस कैंपेन को पूरा कराने के लिए दिल्ली से पूरी टीम, हमारे जो महिला विधायक हैं वो सब लोग आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कर्नल कोठियाल का जो चेहरा बनाकर हम लोग जनता के सामने जा रहे हैं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं, कहीं कोई लड़ाई नहीं। ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी की अपने बड़ा संगठन है, बड़े संगठनों में ये सब चीजें भी होती रहती हैं। तो ये तो कांग्रेस और बीजेपी का अपना अंदरूनी उनका फैसला है, वो किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, जनता सब देखेगी 2022 में जवाब देगी। ठीक है, आज समय इतना ही है चर्चा के लिए, इसलिए आप सभी से मैं इजाजत चाहूंगा। सुरेश जी आपका शुक्रिया, प्रतिमा जी आपका शुक्रिया, और उमा जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खैर, अभी चुनाव धीरे धीरे जैसे ही नजदीक आ रहा है, अलग अलग रंग भी पार्टियों के और नेताओं के देखने को मिलेंगे, अलग अलग बयानबाजियां, अलग अलग प्लानिंग भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।